आज की समरी के बारे में बताने से पहले मुझे वो सॉन्ग याद आया। ये हो मुसीबत ना हो मुसीबत साथ आप लो। पैसा है कैसा। जी हाँ, पैसे के ऊपर बना हुआ ये गाना मुझे इसलिए याद आ रहा है कि बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी लाइफ में पैसा, और इसको लेकर के कई सारे डिसबिलीव्स भी हैं, बहुत सारे मिथ्स भी हैं, सभी के अपने अपने थॉट्स हैं। पर सबसे महत्वपूर्ण बात है इसका मैनेजमेंट और इसका इस्तेमाल। तो सवाल ये बनता है कि क्या आपको पैसे का सही इस्तेमाल करना आता है या फिर नहीं आता। क्या आप हिसाब किताब में कमज़ोर हैं। क्या आपको लगता है कि अगर और पैसे होते तो आपकी लाइफ सेट होती। और क्या आप मानते हैं कि आप फाइनेंस ठीक से हैंडल नहीं कर सकते। और अगर इन सवालों के जवाब हाँ हैं तो ऑथर बहुत ही स्ट्रिक्ट होकर कहते हैं कि फिर आप या मैं कभी भी अमीर नहीं बन सकते। आज की बुक समरी फाइनेंस के मैनेजमेंट को सिखाने वाली बुक समरी है, जिसका टाइटल है आई विल टेक यू हाउ टू बी रिच, जिसने लिखा है रमित सेठी ने। यह समरी आपको सिखाएगी कि अपने फाइनेंशियल मैटर को हैंडल कैसे करना है। इसमें आपको वो इन्फॉर्मेशन और गाइडेंस मिलेगी जिससे आप मनी मैनेजमेंट में एक्सपर्ट बन सकते हैं। और आप यह देखकर हैरान रह जाएंगे कि अमीर होना इतना भी मुश्किल नहीं है कि जितना आप और मैं सोचते थे। तो आइए फिर बिना देर किए हुए शुरू करते हैं बुक समरी आई विल टेक यू हाउ टू बी रिच बाय रमित सेठी। पैसे सेव करना ऐसा ही है जैसे मीठा खाना। शुरू में आप खुद को रोक नहीं पाते, लेकिन फिर धीरे धीरे आपका मन भर जाता है। पैसे के मामले में समझदारी दिखाना एक अच्छा आइडिया लगता है, लेकिन फिर जल्द ही आपके अंदर वो जोश और मोटिवेशन कम होने लगता है। फिर आप पहले वाले रूटीन पर आ जाते हो, जब चाहे तब पैसे खर्च कर लिए और कोई हिसाब किताब भी नहीं रखा। इस समरी में आप पढ़ोगे कि अमीर बनने के लिए बजटिंग करना ज़रूरी नहीं है। इस बुक के ऑथर रमित सेठी का मानना है कि बजटिंग सिर्फ समय की बर्बादी है। लोगों को बजट बनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उन्हें अपने पैसे खर्च करने की आदत पर ध्यान देना चाहिए। इस समरी में आप सीखोगे कि अपने क्रेडिट कार्ड का कैसे बेहतर इस्तेमाल किया जाए, और आप सीखोगे कि पैसे को सोच समझकर खर्च करना किस तरह एक पावरफुल हैबिट बन जाती है। ये समरी हमें सिखाएगी कि लाइफ में किए गए छोटे छोटे बदलाव हमें अमीरी की तरफ लेकर जाते हैं। तो इस लर्निंग जर्नी की शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से, ऑप्टिमाइज योर क्रेडिट कार्ड्स। अक्सर लोग क्रेडिट कार्ड के नाम से ही डरते हैं। असल में क्रेडिट कार्ड टर्म अपने आप में ही काफ़ी नेगेटिव साउंड करता है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि जो लोग इसे सही ढंग से मैनेज करना नहीं जानते, उनका क्रेडिट कार्ड को लेकर काफ़ी नेगेटिव फीडबैक होता है। क्रेडिट एक ऐसी चीज़ है जो आपको समझनी होगी, और अमीर बनने के लिए आपको इसमें एक्सपर्ट बनना होगा। लोग बड़ी बड़ी शॉपिंग करते वक्त क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जिनका क्रेडिट अच्छा है वो इस शॉपिंग से काफ़ी पैसा बचा सकते हैं। जी हाँ, एक अच्छा क्रेडिट होना आपके पैसे बचा सकता है, लेकिन सबसे पहले ये समझना होगा कि क्रेडिट होता क्या है। क्रेडिट के दो फैक्टर हैं, जो है क्रेडिट रिपोर्ट और क्रेडिट स्कोर। आपका क्रेडिट रिपोर्ट आपके अकाउंट और पेमेंट हिस्ट्री के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन देता है। ये लेंडर्स यानी लोन देने वाले को ये जानने में हेल्प भी करता है कि आप दूसरे लेंडर्स को भी पे कर पा रहे हो या नहीं। साथ ही इसमें आपका पेमेंट बिहेवियर भी शामिल होता है, और ये भी पता चलता है कि कहीं आपकी कोई लेट पेमेंट तो नहीं है। आपका क्रेडिट स्कोर एक नंबर है जो लेंडर्स को बताता है कि आपको क्रेडिट देने में उन्हें रिस्क है या नहीं है, और अगर है तो कितना रिस्क है। आपका क्रेडिट स्कोर नंबर 300 से 850 के बीच कुछ भी हो सकता है। लेंडर्स इस नंबर और आपके क्रेडिट रिपोर्ट के बेस पर डिसाइड करेगा कि उसे आपको कितना पैसा देना चाहिए। क्रेडिट स्कोर जितना हाई हो उतना बेटर है, इसलिए एक हाई क्रेडिट स्कोर के लिए जितना हो सके अपनी पेमेंट जल्द से जल्द जमा कर दे। अब आप पूछेंगे ये चीज़ें जानना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि अच्छा क्रेडिट आपको इंटरेस्ट चार्ज में हेल्प करता है। गुड क्रेडिट स्कोर
आपके ढेर सारे पैसे बचा सकता है। मान लो आप घर खरीदने की सोच रहे हैं, बैंक हाई इंटरेस्ट चार्ज के साथ लोन देता है, लेकिन अगर आपका गुड क्रेडिट स्कोर है तो ये इंटरेस्ट आराम से पे हो सकता है। क्रेडिट कार्ड को लेकर इस तरह के नेगेटिव रिव्यू सुनने को मिलते हैं, जैसे कि लेट पे करने पर आपको भारी भरकम चार्ज देना पड़ता है। कई बार आपके अकाउंट में ऐसे चार्ज होते हैं जिनके बारे में आपको पता ही नहीं होता, लेकिन ये सब आपके साथ तभी होता है जब आप अपना क्रेडिट कार्ड ठीक से मैनेज नहीं कर पाते। लोग क्रेडिट कार्ड ऐसे यूज़ करते हैं जैसे वो उनके लिए पैसे का एंडलेस सोर्स हो। वेल, क्रेडिट कार्ड को हम कुछ इसी तरह देख सकते हैं, लेकिन ये एंडलेस सोर्स फ्री में नहीं आता है। इसके अपने साइड इफ़ेक्ट भी हैं। जैसे मान लो आपने कोई पेमेंट मिस कर दी तो आपका क्रेडिट स्कोर ड्रॉप हो सकता है। जिस कंपनी से आपने क्रेडिट कार्ड लिया है वो आपका एनुअल परसेंटेज रेट या APR बढ़ा सकती है, और सबसे बड़ी बात तो ये कि आपको लेट भी पे करना पड़ सकता है। लेकिन आप टाइम पर सारी पेमेंट करेंगे, एक्स्ट्रा चार्ज देने से बच सकते हैं। अपने क्रेडिट कार्ड को ऑप्टिमाइज़ करने का ये एक तरीका है। ऑप्टिमाइज़ करने का दूसरा तरीका है कि अपनी क्रेडिट कार्ड अपने को कॉल करो, उनसे पूछिए, कंपनी को कॉल करके पूछिए कि क्या वो आपके फ़ीस या सर्विस चार्ज माफ़ कर सकते हैं। एक पेमेंट एनुअल फ़ी की होती है। ये वो फीस है जो आपको कार्ड यूज़ करने के लिए पे करनी पड़ती है, लेकिन आप क्रेडिट कार्ड कंपनी से बात करके इसे कम करने या माफ़ करने के लिए कह सकते हैं। मार्केट में कई सारी क्रेडिट कार्ड कंपनियां हैं जो ये फ़ीस नहीं लेती, ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर मिल सके। तो अगर आप अभी भी एनुअल फ़ी पे कर रहे हैं तो आप कंपनी को बोलकर इसे माफ़ करवा सकते हैं, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो आप एनुअल फ़ी फ्री कार्ड यूज़ कर सकते हैं। आखिर ट्राई करने में क्या हर्ज है। ऑथर रमित के लिए तो ये आइडिया कई बार काम आया। ऑप्टिमाइज़ करने का दूसरा तरीका है, कोशिश कीजिए कि आप लोअर APR पर नेगोशिएट कर सके। आपका APR या एनुअल परसेंटेज रेट वो इंटरेस्ट रेट है जो कंपनी आपको क्रेडिट कार्ड यूज़ करने के लिए देती है। आमतौर पर APR 14% पर होता है। हाँ, सुनने में ये काफ़ी बड़ा लगता है, लेकिन फिर ये भी एक फैक्ट है कि कंपनी आपको काफ़ी बड़ी रकम उधार दे रही है। तो एक तरफ से ये आपके लिए विन विन सिचुएशन है। तो इसलिए कंपनी को कॉल करके उनसे कम APR के लिए पूछो। अगर वो पूछे कि उन्हें ऐसा क्यों करना चाहिए, तो उन्हें ऐसा करने के लिए वाजिब कारण दो, जैसे कि आप कई महीनों से लगातार अपने बिल्स टाइम पर पे करते आए हैं। उनसे ये भी कहो कि आप कुछ और कंपनियों को भी जानते हो जो लोअर APR ऑफ़र करती है, इसलिए आप किसी और कंपनी का क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। हालांकि एक ही कंपनी का लॉयल कस्टमर बने रहने से कुछ अपने फ़ायदे भी हैं। लेंडर्स आपकी लॉन्ग क्रेडिट हिस्ट्री एप्रिसिएट करेंगे। फिर से याद दिला दे, लेंडर्स ये दिखाने चाहते हैं कि आप क्या भरोसे के लायक हैं या नहीं, क्या आप टाइम पर पेमेंट कर पाएंगे या नहीं। अपने क्रेडिट कार्ड को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए लोअर फ़ी और APR के लालच में आने की ज़रूरत नहीं है। क्रेडिट कार्ड को ऑप्टिमाइज़ कैसे करें ये जानने के बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, बीट द बैंक्स। क्रेडिट कार्ड की तरह बैंक भी उतने ही बॉसी होते हैं। अक्सर बैंक यंग लोगों का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। यंगस्टर्स को इंटरेस्ट रेट और फीस जैसे टॉपिक्स थोड़े डराते हैं, इसलिए वो बिना सवाल जवाब किए जो भी पे करना है पे कर देते हैं। लेकिन इन कॉन्सेप्ट्स को समझने के सिरदर्द को दूर किया जा सकते हैं। आप पूछेंगे क्यों और कैसे, तो इसका जवाब है ऑनलाइन बैंकिंग।
ऑनलाइन बैंकिंग बैंक के लिए एक अच्छा तरीका है कि वो अपने कस्टमर्स का इंटरेस्ट रेट बढ़ा सके। पैसे से जुड़ी हर सर्विस के लिए लोग बार बार बैंक जाना पसंद नहीं करते। इसके बजाय वो कोई सुविधाजनक तरीका ढूंढना चाहते हैं और ऐसे में ऑनलाइन बैंकिंग एक अच्छा ऑप्शन नज़र आता है। जो सेविंग्स आप ऑनलाइन बैंक में डालते हो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये वो फीस भी नहीं लेती जो नॉर्मली आपको किसी रियल बैंक चार्ज करती है। तो चलो ऑनलाइन बैंक और फिजिकल बैंक के बीच इंटरेस्ट रेट को कंपेयर करते हैं। अगर आप 1000 जमा करते हो तो दो अलग अलग बैंक के इंटरेस्ट रेट अलग होंगे। ऑनलाइन बैंक अक्सर 3% रेट से स्टार्ट होते हैं। एक साल में आप उस इंटरेस्ट रेट से 30 रुपये कमा सकते हो। अब फिजिकल बैंक की बात करते हैं। ये बैंक्स आमतौर पर 0.5% इंटरेस्ट रेट देते हैं, यानी कि आपको अपने 1000 रुपये पर हर साल 5 रुपये मिलेगा। तो देखा आपने कितना फ़र्क है दोनों में। रमित ने अपना ऑनलाइन बैंक अकाउंट कैसे सेटअप किया? उन्होंने चेकिंग और सेविंग दोनों ऑनलाइन अकाउंट खोले थे। चेकिंग अकाउंट वो होता है जहां आप पैसे जमा कर सकते हो और निकाल सकते हो। इसके लिए आप डेबिट कार्ड या चेक का यूज़ कर सकते हो। रमित की इनकम इसी चेकिंग अकाउंट में जाती है, फिर वो पैसे अपने बाकी के अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर देते हैं। बैंक हमें इंटरेस्ट रेट भी ऑफ़र करते हैं जब आप अपने चेकिंग अकाउंट में पैसे जमा करते हो। सेविंग्स अकाउंट, जैसा कि नाम से पता चलता है, वो अकाउंट है जिसमें आप स्पेशल मौके जैसे हॉलीडे और फेस्टिवल के लिए पैसे सेव करते हो। पहले चेकिंग और सेविंग अकाउंट के बीच सिर्फ इंटरेस्ट का फ़र्क होता था। पहले सिर्फ सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट रेट होता था, चेकिंग अकाउंट में कुछ भी नहीं। लेकिन जैसे ही हमने बताया है, कई बैंक अब दोनों अकाउंट पर इंटरेस्ट रेट ऑफ़र करते हैं। तो इन दोनों अकाउंट के बीच वाकई में क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि आपको अपने चेकिंग अकाउंट से ही पैसे विड्रॉ करने चाहिए। सेविंग अकाउंट को टच भी मत करो, क्योंकि इसमें आपको पैसे सेव होते हैं। और आपको अपने अकाउंट कैसे सेट करने चाहिए, तो रमित हमें कुछ ऑप्शंस देते हैं। पहला वाला सबसे बेसिक ऑप्शन है, अपने लोकल बैंक में चेकिंग अकाउंट के साथ एक सेविंग अकाउंट भी खोल लो। बैंक से फ़ीस के बारे में पूछो। अगर उस बैंक में एनुअल चार्ज वगैरह है तो किसी और बैंक में पता करो जहां ये सब चार्ज ना हो। सेकेंड ऑप्शन बेसिक ऑप्शन और स्मॉल ऑप्टिमाइजेशन का कॉम्बिनेशन है। किसी लोकल बैंक में एक नो फी चेकिंग अकाउंट खोल लो। उसके बाद कोई ऑनलाइन बैंक ढूंढो जो सेविंग्स अकाउंट पर हाई इंटरेस्ट रेट देते हो। इस तरह से आप जब चाहे तब इजीली अपने चेकिंग अकाउंट से पैसे निकाल पाएंगे और अपना पैसा इजीली ग्रो होता रहेगा। कैसे? सिंपल है, इसे अपने सेविंग अकाउंट के डालकर। थर्ड ऑप्शन है एडवांस और फुल ऑप्टिमाइजेशन का कॉम्बिनेशन। इसके लिए अलग अलग बैंक में कई सारे चेकिंग अकाउंट खोल लो। ये इसलिए है ताकि डिसाइड किया जा सके कि कौन सा बैंक बेस्ट इंटरेस्ट और सर्विस प्रोवाइड करता है। रमित ने भी थर्ड ऑप्शन चूज़ किया था। उनका एक चेकिंग अकाउंट लोकल बैंक में है और दूसरा चेकिंग अकाउंट ऑनलाइन बैंक में। आप सेम यही चीज़ सेविंग अकाउंट के साथ भी कर सकते हैं। ऑप्शन आपको खुद चूज़ करना होगा, जो आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। क्या आप एक बिना झंझट का अकाउंट चाहते हो? फिर आपको फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करना चाहिए। पर रमित कहते हैं कि अपने सामने लिमिटेड ऑप्शन मत रखो, क्यों ना सेकंड या थर्ड ऑप्शन ट्राई किया जाए। ये दोनों ऑप्शन गारंटी के साथ आपके पैसे ग्रो करने में हेल्प करेंगे। कोई भी बैंक चूज़ करते वक्त 3 चीज़ों का ध्यान रखना होगा। ट्रस्ट,
कन्वीनियंस और फीचर्स। ट्रस्ट तब होता है जब बैंक आपसे कोई हिडन यानी छुपे हुए चार्ज या फीस नहीं लेता। बड़े बैंक हमेशा अनलिमिटेड कस्टमर्स बनाने पर जोर देते हैं, इसलिए वो चुपके से आपके अकाउंट में से अपनी फ़ीस काट लेते हैं। आप चाहे तो अपने दोस्तों से पता कर सकते हैं कि कौन सा बैंक भरोसे के लायक है। एक और तरीका है कि बैंक की वेबसाइट पर जाकर देखें, अगर वो अपनी फ़ीस को लेकर ट्रांसपेरेंट है तो समझ लो उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। कन्वीनियंस यानी इजी एक्सेस, आपके लिए पैसा मैनेज करना इजी होना चाहिए और बैंक को भी बढ़िया कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कराने का फोकस करना चाहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उन्हें तुरंत आपकी मदद करनी चाहिए। फीचर्स को हम वैल्यू एडेड सर्विसेज के तौर पर देख सकते हैं, जैसे कि मान लो बैंक हाई इंटरेस्ट रेट ऑफर करता है और साथ ही पैसे को ट्रांसफ़र करने की सुविधा फ्री में देता है। तो बैंक अकाउंट और इसके मैनेजमेंट को समझने के बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो है कॉन्शियस स्पेंडिंग। जब आप सोच समझकर खर्च करते हो तो इसका मतलब आप अपने पैसे की वर्थ समझते हो। कितनी बार आपके साथ ऐसा हुआ कि ज़्यादा खर्च करने के चक्कर में आपका बजट गड़बड़ा गया। रमित भी कई बार ऐसी सिचुएशन से गुजर चुके हैं। अपनी हर खरीदारी का ट्रैक रिकॉर्ड रखना कोई सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि असल में ये तरीका ज़रा भी इफ़ेक्टिव नहीं है। बात बजट की करें तो बजटिंग सिर्फ थ्योरी में अच्छी लगती है। प्रैक्टिकल अगर देखा जाए तो कोई भी एक एक पैसे के खर्चे का हिसाब नहीं रख सकता, क्योंकि ये बोरिंग भी है और थकाने वाला काम भी। लेकिन रमित के पास इसका एक सॉल्यूशन है। आप एक कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान क्रिएट कर सकते हो। ये प्लान एक तरीका है जिससे आप हर महीने पैसे खर्च भी कर पाओगे और इन्वेस्ट भी, और अपनी सेविंग्स भी होती रहेगी। आपकी लाइफ से अब वो टाइम जाने वाला है जब आप सोच कर परेशान होते थे कि आखिर आपका पैसा गया तो गया कहाँ। कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान थ्रिफ्ट यानी कंजूस बनने पर फोकस करता है। आप शायद इस वर्ड को सुनकर ना भाव सिकोड़ ले, तो क्या आपको सस्ते में काम चलाना पड़ेगा? जी नहीं। थ्रिफ्ट यानी कंजूस होने और चीप होने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। थ्रिफ्ट होने का मतलब है सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर खर्च करना जो आपको चाहिए। थ्रिफ्ट होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने खर्चों में कटौती कर ले, बल्कि ये हमें डिसाइड करने में हेल्प करता है कि हम उन्हीं चीज़ पर खर्च करें जो हमारे लिए वाकई में इम्पॉर्टेंट है। लोग अक्सर थ्रिफ्टिंग को मुश्किल इसलिए समझते हैं क्योंकि वो डिसाइड ही नहीं कर पाते कि उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं। अब जैसे लीजा को ही ले लो, वो साल के करीब $5000 तो जूतों पर खर्च करती है। यानी अगर मान के चले कि एक जोड़ी जूते की कॉस्ट $300 है तो उसके पास 15 जोड़ी जूते हैं। आप शायद सोच रहे होंगे ये तो कोई कंजूसी नहीं है, लेकिन हम कहते बिल्कुल है। लीजा को अच्छी खासी सैलरी मिलती है। वो अपनी एक रूममेट के साथ एक छोटा सा फ्लैट शेयर करती है। उसके पास कोई होम में इस्तेमाल होने वाली मशीन या गैजेट भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि लीजा ने कई इन्वेस्टमेंट कर रखी है। हर महीने की शुरुआत में वो कुछ पैसे अलग से अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए रख देती है। पर लीजा को जूतों का बड़ा शौक़ है। ये उसके लिए इम्पॉर्टेंट शॉपिंग है। यही वजह है कि वो उसका खर्चा सिर्फ जूतों पर होता है, इसलिए वो बाकी चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ करती है ताकि वो मनपसंद जूते ले सके। कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान के 4 फैक्टर होते हैं: फिक्स्ड कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स और गिल्ट फ्री स्पेंडिंग मनी। मंथली फिक्स कॉस्ट, ये वो चीज़ें हैं जिनके लिए आपको पे करना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए रेंट, रोज़मर्रा के ज़रूरत का सामान और स्टूडेंट लोन। आपको अपनी इनकम से 50 से 60% इस फैक्टर में देना होगा। लेकिन आप ये फिगर आउट कैसे करेंगे? सबसे पहले तो अपने फिक्स कॉस्ट की लिस्ट बना लो। ये उनमें से कुछ भी हो सकता है,
जो हमने ऊपर बताए हैं। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ग्रोसरी और कपड़े वगैरह ऐड कर सकते हो। अगर आप नहीं जानते कि किस चीज़ पर आप कितना खर्च करते हैं तो थोड़ा पता लगाइए। पिछले 3 महीने के अपने क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट या शॉपिंग रिसीट पर एक नज़र डालें, फिर सबको ऐड करें। लिखिए, एक बार आपने ये कर लिया तो उसमें 15% जस्ट इन केस कैटेगरी ऐड कर दो। इनमें आपके हर महीने के खर्चे शामिल नहीं हैं, बल्कि वो खर्चे हैं जो अचानक से कभी कभार हमें करने पड़ते हैं, जैसे कि कार की रिपेयरमेंट करवाना या फिर किसी खास मौके के लिए कपड़े खरीदना या ड्राई क्लीनिंग। रमिट ऐसे अनएक्सपेक्टेड खर्चों के लिए हर महीने $150 अलग से रख लेते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इस फैक्टर के लिए आप अपने 401 या इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट के लिए अलग से पैसे रखते हैं। ये वो अकाउंट है जो आपका रिटायरमेंट या पेंशन फंड होल्ड करते हैं। जो अमाउंट आप इसमें डालते हैं या डालेंगे आपकी सैलरी का 10% होना चाहिए। क्या आप अपनी सैलरी के 10% हिस्से को लेकर श्योर नहीं हैं कि उसका क्या करना चाहिए? तो हम बताते हैं। ऑनलाइन आपको कई सारे इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटर मिल जाएंगे जिनसे आप पता लगा सकते हैं कि आपके पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन के हिसाब से आपको कितना रिटर्न मिलेगा। इससे आपको डिसाइड करने में हेल्प मिलेगी। सेविंग्स गोल, ये फैक्टर किसी भी टाइप का गोल हो सकता है, चाहे उसे अचीव करने में कितना ही टाइम लगे। ये क्रिसमस गिफ्ट के लिए सेविंग्स करने जितना छोटा भी हो सकता है, या शादी के खर्चे के लिए, या फिर लॉन्ग टर्म गोल जैसे घर की EMI पे करने के लिए भी हो सकता है। यहाँ सीक्रेट बस एक ही है कि जितना जल्दी हो सके सेविंग्स स्टार्ट कर दो। आप सेविंग्स जितने लंबे समय के लिए करेंगे उतना ही कम अमाउंट आपको हर महीने बचाना होगा। सुनने में एकदम सिंपल लगता है ना, लेकिन लोग शायद ही कभी इस एडवाइस को फॉलो करते हो। इसलिए इसे और रियलिस्टिक बनाने के लिए इसमें नंबर ऐड कर दो। अब जैसे कि आप अपने 20s में शादी कर लेना चाहते हो और अपने एक रफ एस्टिमेट तो बना ही लिया होगा कि शादी में कितना खर्च आएगा, तो आपको 20 साल का होते होते सर्विस स्टार्ट कर देना चाहिए। आप अगर महीने का $333 भी बचाते हो तो आगे चलकर आपको हर महीने पैसे सेव करने में उतनी मुश्किल नहीं होगी। बजाय इसके कि जब आप 26 में सेविंग स्टार्ट करते हो, सेविंग गोल्स के लिए अपनी इनकम का 5 से 10% अलग से रख दो। अब नेक्स्ट चैप्टर है गिल्ट फ्री स्पेंडिंग मनी। अपनी मनपसंद चीज़ें खरीदने पर आपको गिल्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए रमिट आपको अपने बजट में गिफ्ट फ्री स्पेंडिंग शामिल करने के लिए एनकरेज करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस फैक्टर को कैलकुलेट कैसे करें। इसे समझने के लिए हम ब्रायन का एग्जाम्पल लेंगे। टैक्स वगैरह कटने के बाद ब्रायन की एनुअल इनकम है $48,000, यानी महीने के $4,000। उसने अपनी इनकम को सही तरीके से डिवाइड करने के लिए कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान का यूज़ किया। मंथली फिक्स्ड कॉस्ट का ब्रायन अपनी सैलरी का 60% एलोकेट करता है और ये अमाउंट पर मंथ $2,400 होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए वो 10% यानी पर मंथ $400 सेव करता है। इस सब के बाद फाइनली अपनी गिल्ट फ्री स्पेंडिंग के लिए ब्रायन अपनी इनकम का 20% यूज़ करता है, यानी उसके पास पर मंथ करीब $800 बचते हैं, जिसे वो अपनी मर्जी से खर्च कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ब्रायन को हर महीने $800 गिल्ट फ्री शॉपिंग के लिए काफ़ी नहीं लगते। तो आप उसे क्या एडवाइस देना चाहोगे? अब अगर हम ब्रायन को
इन्वेस्टमेंट और सेविंग का पैसा कम करने को बोले तो ये एक बुरी एडवाइस होगी। हाँ, बेशक यह एक अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है, पर ब्रायन के बाद में पछताना पड़ेगा। हम यहाँ ब्रायन को अच्छी एडवाइस दे सकते हैं कि उसे अपना मंथली फिक्स्ड कॉस्ट और गिल्ट फ्री स्पेंडिंग मनी ऑप्टिमाइज करने होंगे। ब्रायन के पास क्रेडिट कार्ड है, तो काफ़ी टाइम से वो अपने बिल्स टाइम पर पे करता आया है, तो उसके पास ये अच्छा रीज़न है कि वो अपनी क्रेडिट कार्ड कंपनी से अपना APR कम करने को बोल सकता है। नेक्स्ट, ब्रायन को अपने सब्सक्रिप्शन भी चेक करना चाहिए। उसे रियलाइज़ हुआ कि उसने नेटफ्लिक्स अकाउंट का सब्सक्रिप्शन लिया है और स्टार वार्स वेबसाइट की भी मेंबरशिप ली है। वो महीने में सिर्फ 2 या 3 बार ही नेटफ्लिक्स देखता है। स्टार वार्स वेबसाइट के लिए भी उसने सिर्फ 2 बार वेबसाइट विजिट की। इसलिए ब्रायन को चाहिए कि वो इन दोनों की मेंबरशिप कैंसिल करे, जिससे वो $60 पर मंथ बचा सकता है। फिर ब्रायन ने अपनी रिसीट देखी। उसे समझ नहीं आया कि वो इस महीने बाहर कितना खाना खा चुका है। घर में खाना बनाने के बावजूद वो आए दिन फास्ट फूड पर पैसे वेस्ट करता था और वो अक्सर बार वगैरह भी जाता रहता था। ब्रायन ने जब सारी रिसीट चेक की तो हैरान रह गया कि उसने टोटल $600 बाहर खाने पीने में उड़ा दिए थे। उसने खुद से वादा किया कि वो अब फास्ट फूड और बार में ज़्यादा खर्च नहीं करेगा। ब्रायन अब जो खर्च करता है सोच समझ कर करता है। इस तरह आने वाले महीने में उसने करीब $266 बचा लिए थे। ये पैसा उसने अपनी गिल्ट फ्री शॉपिंग में ऐड कर दिया। तो क्यों ना हम भी ब्रायन जैसे बनने की कोशिश करें। उसे फालतू की शॉपिंग करने पर गिल्ट फील होता था और आए दिन बाहर खाना पीना भी उसे एक तरह से फालतू खर्च ही लगता था। इसलिए उसने अपने ये दोनों खर्चे कंट्रोल में किए। उसने उन चीज़ों के लिए पैसा सेव करना शुरू किया जो ज़्यादा मैटर करती थी, जैसे अच्छी किताबें और कपड़े वगैरह। तो ये चैप्टर था कॉन्शियस स्पेंडिंग। इसे समझने के बाद आगे जानते हैं सेव वाइल स्लीपिंग। कुछ लोग मनी मैनेजमेंट के एक्सपर्ट माने जाते हैं। ऐसे लोगों को शायद ही कभी फाइनेंशियल मैटर हैंडल करने में परेशानी होती हो, लेकिन क्या करें, हर कोई तो मनी मैटर में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। कुछ लोग तो इन मामलों में एकदम अनाड़ी होते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनका पैसा कहाँ और कब खर्च हो जाता है। इनके लिए फाइनेंशियल मैटर हैंडल करना स्ट्रेसफुल होता है, जिससे इन्हें और फ्रस्ट्रेशन होने लगती है। लेकिन रमित हमें एक ऐसा सिस्टम बता रहे हैं जो उन्होंने डेवलप किया है, जिसके थ्रू फाइनेंशियल मैटर हैंडल करना हमारे लिए बेहद ईजी हो सकता है। क्या आप इस टर्म से वाकिफ़ हैं? डूइंग मोर बिफोर डूइंग लेस। रमित का सिस्टम एग्जैक्ट इसी बारे में है। आपको इसे समझने के लिए कुछ घंटे लगेंगे, लेकिन एक ऑटोमेटिक सिस्टम आपके आने वाले महीनों को और भी इजी बना देगा। एक ऑटोमेटिक सिस्टम होने से सब कुछ ऑटोमेटिकली होने लगता है। अगर आपने पहले से ही अपना कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान बना रखा है तो आपको बधाई हो, आप आधा ऑटोमेटिक सिस्टम बना चुके हो। अब जैसे मिशेल को ही ले लो, उसे बाकी लोगों की तरह ही मंथली सैलरी मिलती है। जिस कंपनी के लिए वो काम करती है उस कंपनी की तरह से ऑटोमेटिकली उसकी सैलरी का 5% कट कर उसके सेविंग्स अकाउंट यानी 401 के सेव हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि उसकी कमाई का 5% इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जा रहा है, बाकी पैसा उसके चेकिंग अकाउंट में चला जाता है। कुछ महीने पहले ही मिशेल ने अपना ऑनलाइन बैंक सेटिंग अरेंज किया था और अब उसकी सारी पेमेंट ऑटोमेटिक हो गई थी। उसके अकाउंट में से ऑटोमेटिकली 5% सैलरी उसके रिटायरमेंट अकाउंट में चली जाती है। ये 5%
आगे चलकर 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। 1% उसकी शादी के खर्चे के लिए और 4% घर के डाउन पेमेंट के लिए। मिशेल अपने बिल्स और सब्सक्रिप्शन पे करने के लिए क्रेडिट कार्ड का ऑटोमेटिक पेमेंट यूज़ करती है, जिसमें उसके इलेक्ट्रिसिटी बिल, नेटफ्लिक्स वगैरह शामिल हैं। कोई भी पेमेंट करने में फ़ौरन बाद उसे क्रेडिट कार्ड सिस्टम भी मिल जाता है, जिससे मिशेल को अपने खर्चों का हिसाब किताब रखने में आसानी होती है। इसका एक फ़ायदा ये भी है कि उसे पता चल जाता है कि कहीं वो अपने फिक्स्ड कॉस्ट में से ज़्यादा खर्च तो नहीं कर रही। वैसे ज़्यादातर मिशेल अपने खर्चे कंट्रोल में रखती है, वो इसलिए क्योंकि उसे अब अपने कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान की आदत पड़ चुकी है। बिल्स और रिटायरमेंट अकाउंट में जमा करने के बाद जो बचता है वो मिशेल अपने बाकी खर्चों के लिए यूज़ करती है। उसे बाहर खाने और कपड़े खरीदने का शौक़ है तो वो अपने शौक़ भी पूरे कर लेती है, लेकिन वो जितने हो सके उतने लिमिट से चलती है। ज़रूरी चीज़ों के अलावा फालतू कुछ नहीं लेती, जैसे महंगे जूते वगैरह, और जहाँ पैदल जा सकती है वहाँ वो कैब के पैसे बचाती है। ऑटोमेटिक मनी फ्लो के लिए अपने सारे अकाउंट को साथ में लिंक कर दो। हर चेकिंग के लिए एक चार्ट बनाओ। सेविंग्स, क्रेडिट कार्ड और इन्वेस्टमेंट जो भी आपके पास है, इससे आपको हर सिंगल परचेज का हिसाब रखने में आसानी होगी। अपने चेकिंग अकाउंट को अपने क्रेडिट कार्ड अकाउंट से लिंक कर दो। ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र सेट कर दो ताकि जब आपको ज़रूरत पड़े आप अपने बिल्स पे कर सके। साथ ही अपने चेकिंग अकाउंट को भी सेविंग्स अकाउंट से लिंक कर दो। जाहिर है आपकी सैलरी का 5% वही सेव होगा जिसके लिए आप सेव करना चाहते हो। तो इसी के साथ ये समरी अपने उस पड़ाव पर पहुंच गई है जिसे हम कंक्लूज़न कहते हैं। सबसे पहले तो आपने जो चीज़ सीखी वो है अपना क्रेडिट कार्ड ऑप्टिमाइज़ करना। एक गुड क्रेडिट स्कोर से लेंडर्स के लिए इजी हो जाता है कि वो आपके ऊपर ट्रस्ट कर सके, और जब वो ट्रस्ट करेंगे तभी पैसा उधार दे पाएंगे। अपना क्रेडिट कार्ड ऑप्टिमाइज़ करने के 2 तरीके हैं जो आप अप्लाई कर सकते हो। पहला तो ये है कि कंपनी को कुछ खास फ़ीस के बारे में पूछो, जैसे कि एनुअल फ़ी। ये छोटी छोटी फ़ीस आपको बाद में काफ़ी भारी पड़ती है। दूसरा, लोअर एनुअल परसेंटेज रेट के लिए नेगोशिएट करना सीखो। अगला, अपने ऑनलाइन बैंक्स के बारे में पढ़ा। अपने कस्टमर्स बढ़ाने के लिए ये हायर इंटरेस्ट रेट ऑफ़र करते हैं, खासकर बात अलग सेविंग्स अकाउंट की हो तो। अमाउंट चेक करने के लिए आप एक अकाउंट किसी फिजिकल बैंक में खोल सकते हो, लेकिन हमेशा ऐसा बैंक चूज़ करना जिसके इंटरेस्ट रेट हाई हो। तीसरा, आपने कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान के बारे में पढ़ा। इस प्लान के 4 फैक्टर हैं: मंथली फिक्स्ड कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स और गिल्ट फ्री स्पेंडिंग। फिक्स कॉस्ट अपनी सैलरी का करीब 7% लेती है। इन्वेस्टमेंट के लिए आपकी इनकम में से 5 से 10% सेविंग्स में जाना चाहिए। फिर इसके बाद जो पैसा बचेगा वो आपका गिल्ट फ्री स्पेंडिंग मनी है। ये जानना कि आपके लिए क्या इम्पॉर्टेंट है आपको गिल्ट फ्री होकर शॉपिंग करने की फ्रीडम देता है, इसलिए सोच समझ कर वही खरीदो जो आपके लिए बेहद ज़रूरी हो। चौथा, आपने ऑटोमेटिक मनी ट्रांसफ़र की खूबसूरती के बारे में पढ़ा। ये सुनने में इजी लगता है पर लोग शायद ही ये करते होंगे। जितने भी मनी रिलेटेड अकाउंट आपके पास हैं उनकी सेटिंग और अरेंज कर लो। अपने चेकिंग अकाउंट को अपने सेविंग अकाउंट से लिंक करो। साथ ही अपने चेकिंग अकाउंट को अपने क्रेडिट कार्ड से भी लिंक कर लो। इस तरह आपको अपने कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान को फॉलो करने की टेंशन नहीं रहेगी। अगर आप इसे अभी सेट कर लेते हो तो आपका अकाउंट खुद ही अपना पैसा डिवाइड कर लेगा। मनी हैंडल करना कई लोगों के लिए बड़ा सिरदर्द का काम है।
पर आपके लिए नहीं होगा। अगर आप इस समरी में दिए गए टिप्स फॉलो करते हो तो वो दिन गए जब आपको लगता था कि पैसा आपके हाथ में टिकता ही नहीं है। अब आप ना सिर्फ पैसे बचा पाएंगे बल्कि धीरे धीरे अमीर भी हो सकते हैं।